स्वागत है आपका डर डायरीज के एक और एपिसोड में। मेरे यानी अहमद फराज के साथ आज की कहानी थोड़ी अलग है। आज हम हिंदुस्तान की ईस्ट साइड से एक फोकलोर लेके आए हैं। 2006 में एक कैंपेन आया था, सेव द टाइगर। ये कैंपेन इसलिए लॉन्च हुआ था क्योंकि टाइगर्स के नंबर्स उन दिनों हिंदुस्तान में बहुत कम हो गए थे और हम सबको जागरूक करने के लिए सेव द टाइगर कैंपेन चलाया गया था। लेकिन ये कहानी 2006 की नहीं, उससे 2 साल पहले 2004 की है। जब मीडिया हाउसेज, न्यूज़पेपर्स, चैनल सब इस बात से अवेयर हो गए थे कि टाइगर्स के नंबर कम हो रहे हैं और इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए हर मीडिया हाउस अपनी अपनी स्टोरीज कर रहा था। इसी बीच अरिंदम, जो कि कैलकाटा के रहने वाला है, एक बड़े डेली न्यूज़पेपर में जॉब करता था। उसके लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट थी। बड़ी मुश्किल से इतने बड़े डेली न्यूज़पेपर में उसको जॉब मिली थी एज अ जर्नलिस्ट। उसका एक ड्रीम था एक बड़ा सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनने का, और वो तभी पूरा हो सकता था जब इस न्यूज़पेपर में वो कुछ टाइम बिता के अपना नाम एस्टैब्लिश कर ले। और इसी बीच उसका बॉस उसको असाइनमेंट देता है टाइगर के ऊपर स्टोरी करने की। ये उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए वो इस काम को लेकर बहुत सीरियस था और इसीलिए उसको कैलकाटा से निकलकर टाइगर्स के ऊपर स्टोरी करने के लिए सुंदरबन जाना था। सुंदरबन 2004 में आज के सुंदरबन से थोड़ा अलग था। उस वक्त सुंदरबन में बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं थी और सुंदरबन अपने मैंग्रोव्स के लिए फेमस है। मैंग्रोव्स वो ट्रीज होते हैं जो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे नहीं होते, लेकिन बहुत घने होते हैं, और इसीलिए सुंदरबन को बहुत डेंस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कैलकाटा से सुंदरबन की जर्नी कुछ 12 से 15 घंटे में पूरी होती थी उस जमाने में, क्योंकि उस जमाने में बहुत ज्यादा कम्यूटेशन के साधन नहीं थे, रोड्स इतनी ज्यादा नहीं बनी थी। तो कैलकाटा से सुंदरबन जाने के लिए आपको पहले ट्रेन, फिर बस, फिर टैक्सी, फिर फेरी, वो भी 3-3 फेरी बदल के आपको सुंदरबन पहुंचना होता था। अरिंदम ने भी वही किया। अरिंदम अपने सारा सामान लेके, जिसमें उसके 2 कैमरा थे, एक था निकॉन F6 SLR और एक था कैनन का डिजिटल कैमरा। उस जमाने में डिजिटल कैमरा आने शुरू हो गए थे। वो डिजिटल कैमरा जो छोटे से सिल्वर कलर के आते थे और ऑटो फोकस किया करते थे। जो उसका निकॉन F6 था वही पुराना ऑथेंटिक निकॉन का कैमरा, जिसमें एक रोल डलता था 36, 32 फोटोज का। अरिंदम को ऑथेंटिक कैमरा से फोटो लेने का शौक था। ये दोनों कैमरा लेके, अपना सामान लेके वो सुंदरबन के लिए रवाना हो गया। पहले ट्रेन, फिर बस, फिर टैक्सी और फाइनली फेरी। जब वो पहली फेरी पर चढ़ा तो सनसेट हल्का हल्का होना शुरू हो गया था। फेरी जैसे जैसे हुगली में जा रही है, वैसे वैसे वो सुंदरबन के करीब आ रहा है और वैसे वैसे उसको एक काला घना जंगल अपने सामने नजर आना शुरू हो गया है। जंगल को देखकर थोड़ी सी एक अजीब सी उसके अंदर वाइब आई, क्योंकि उसको नहीं समझ थी इससे पहले कि वो इतने रिमोट एरिया में जाने वाला है। जब उसको असाइनमेंट मिला था, बहुत एक्साइटेड था सुंदरबन जाने के लिए। उसको वाइल्ड लाइफ पसंद भी थी, लेकिन पसंद होना और एक्चुअली सुंदरबन जैसे घने जंगल में अकेले ऐसा प्रोजेक्ट करने जाना, ये 2 अलग बातें हैं। फाइनली जब वो तीसरी फेरी पे चढ़ा, तब उसको पता लगा कि ये जंगल कितना घना है और उसको जंगल के किस इलाके में जाना है। वहां पर एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा गांव हुआ करता था, शोशने खाली, जहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर का एक लॉज था जो उसकी डेस्टिनेशन थी। और क्योंकि ये बहुत बड़े न्यूज़पेपर से आ रहा था, तो इसका इंतज़ाम लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर ने और वहाँ के जो पुलिस वाले, जिनको इन्फॉर्मेशन पहुंची थी कि एक ऐसा जर्नलिस्ट आ रहा है, उन्होंने लॉज में करवा दिया था। शोशने खाली एक बहुत रिमोट
गांव है, वहां आना जाना सिटी लोगों का बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए जब वो वहां पहुंचा तब उसको रियलाइज हुआ कि ये एक बहुत ही रिमोट लोकेशन है। वहां उसको रिसीव करने के लिए शंभू पहले से मौजूद था। शंभू एक वो बंदा था जो वहां पर गाइड के तौर पे उसको अलॉट किया गया था वहां लोकल अथॉरिटीज से। शंभू को बोला गया था कि अरिंदम जी का ख्याल रखना है। शंभू बड़ा एक्साइटेड था कि सिटी से कोई पहली बार आ रहा है और वो उसका देखभाल करेगा। शंभू ने एकदम से अरिंदम को पहचान लिया था, क्योंकि अरिंदम बाकी लोगों में बिल्कुल अलग लग रहा था। अरिंदम शायद एक बार में उसको नहीं पहचान पाया, लेकिन शंभू दौड़ते हुए उसके पास गया। दादा, ए दादा, शंभू, शंभू, आशुन। उसने बात करके उसका सारा सामान लिया और लॉज की तरफ चल पड़ा। शंभू और अरिंदम लॉज की तरफ चल पड़े थे। जैसे तैसे एक रक्षा टाइप की जगह उसमें बैठ के कच्चे रास्ते पे होते हुए फाइनली उस लॉज पे पहुंचे। अरिंदम वैसे ही बहुत थक चुका था, इतना लंबा सफर करके आया था। जब वो लॉज में घुसा तो उसको रियलाइज हुआ कि ये लॉज कोई 5 स्टार होटल या किसी और होटल की तरह भी नहीं है। इस लॉज की हालत तो और भी खराब है, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता है नहीं, तो मेंटेनेंस ना के बराबर थी। जब वो उस कमरे में घुसा जहाँ उसको रहना था और बेड देखा तो वो थोड़ा उखड़ सा गया। बेड पुराने ज़माने का लोहे का बेड था, जिसके ऊपर एक बहुत हार्ड गद्दा रखा हुआ था। कमरे में चारों तरफ जो पेंट होता है वो उखड़ रहा था, कहीं सीलन थी वहाँ से स्मेल आ रही थी। कमरा भी पुराना सा था, जैसे बहुत ज़माने से खुला ना हो, तो एक अजीब सी डैम्प स्मेल भी थी कमरे में। खैर, अब उसके पास कोई चारा तो था नहीं। अगले 3 दिन उसको इसी कमरे में बिताने थे और जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करके, फ़ोटोज़ लेके, लोगों के इंटरव्यूज़ करके, लोकल लोगों के, बाकी लोगों के इंटरव्यूज़ करके उसको वहाँ से निकलना था। वो जैसे तैसे करके सामान अंदर रखा, जेब से 50 रुपए निकाले और शंभू के हाथ में थमाए। शंभू पहले से थोड़ा सा वो हो गया, उसने मना भी किया, अरे नहीं साहब, नहीं, रहने दो। लेकिन अरिंदम थोड़ा सा एक उसके अंदर एक सिटी प्राइड थी। उसके अंदर ये था कि मैं क्योंकि सिटी से आया हूं तो मुझे इन सब को पैसे देने चाहिए। वो थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि बड़े न्यूज़पेपर का जर्नलिस्ट था और इतनी आवभगत उसकी हो रही थी, तो उसके अंदर शायद एक थोड़ी सी प्राइड भी आ गई थी। खैर, 50 रुपए उसने शंभू को दिए। शंभू ने शर्माते हुए 50 रुपए रखे और जाने लगा। जाते पहले उसने वहां के मैनेजर निमाई से उसका इंट्रोडक्शन करा दिया। निमाई उस लॉज का मैनेजर था जो लॉज का ख्याल भी रखता था और अब उसको अरिंदम का ख्याल भी रखना था, खाने पीने का वगैरह वगैरह। जब शंभू वहां से निकलने वाला था, निकलते निकलते शंभू रुका, पीछे मुड़ा और बोला कि दादा, दरवाजा खिड़की अंदर से लॉक करके रखना, रात में खोलना नहीं। अरिंदम थोड़ा सा वेड हो गया, दरवाजा खिड़की दोनों चीजें लॉक करके रखनी, क्यों? तो एकदम से बात टालते हुए शंभू ने बोला, अरे नहीं नहीं, वो मच्छर और कीड़ा आता है ना बाहर से, उसलिए बोल रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अरिंदम इतना थका हुआ था, इन सब बातों का सोचने का उसके पास टाइम नहीं था। उसने बस चारों तरफ लॉज का कमरा देखा। कमरे, एक तो एंट्री थी, दूसरी तरफ एक और दरवाजा था जो बाहर के छोटे से बरामदे में खुलता था। उसको उस वक्त बैल्कनी भी कहा जा सकता है। और उसके पीछे एक छोटी सी घनी गार्डन सा था। उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो एक पगडंडी रोड थी जो सीधा गांव की तरफ जाती थी, और उस रोड के दूसरी तरफ से सुंदरबन शुरू हो जाते थे, जो बफर एरिया था। एरिया बड़ा खूबसूरत था। अरिंदम ने सोचा यहाँ 3 दिन काम करने में मजा आएगा। खैर, उसने सामान वामान रखा और जैसे तैसे उस हार्ड बेड पे लेटा और सोने की कोशिश करने के लिए आंखें बंद कर ली। शायद कुछ देर बाद थकन की वजह से नींद भी आ गई। सपने में उसी रात उसने अपने आप को सुंदरबन के बीचों बीच खड़ा देखा। घने सुंदरबन में अंधेरे में अरिंदम बीच में खड़ा है। उसके हाथ में उसका कैमरा भी है। वो चारों तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि कहाँ की फोटो ली जाए, कहाँ से क्या किया। कि अचानक उसके पैर में कोई चीज लिपटी, वो गिरा और वो रूट, वो जो चीज थी वो उसको खींचने लगी। उसके पैर में जैसे किसी पेड़ की कोई टहनी या रूट टाइप का कुछ लिपटा था और उसको खींचे चले जा रहा था।
एक अंधेरे की तरफ। उसने बहुत अपने आप को रोकने की कोशिश करी, ग्राउंड को पकड़ने की कोशिश करी, छटपटाया, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं रुक रहा था और वो खींचता चला जा रहा था, खींचता चला जा रहा था, खींचता चला जा रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। पसीने में तर था। एक तो नवंबर का महीना, ऊपर से सुंदरबन, जहां पे नवंबर होने की वजह से और घना होने की वजह से ठंडक सी थी, उसके बावजूद उसको पसीना आ रहा था। थोड़ा सा घबरा गया कि ये ऐसा सपना आखिर आया क्यों। खैर ये सब उसने अपने माइंड का भ्रम सोच के, या इस वजह से कि ज़्यादा स्ट्रेस है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का, वापस जाने का, इस वजह से हुआ होगा, इसलिए उसको ये सब इग्नोर करके दोबारा सोने की कोशिश करेगा। उसकी नींद भी लग गई। अगले दिन का प्लान ये था कि शंभू सुबह 7 बजे आएगा, ये दोनों वहाँ से निकलेंगे, पहले सुंदरबन जाएंगे, वहाँ पे कुछ फोटोग्राफी करेंगे, कुछ चीज़ें क्लिक करेंगे, कुछ जानवर अगर दिखे तो उनका क्लिक करेंगे। उसके बाद शंभू ने बोला था कि वहाँ की एक लोकल मंदिर लेके जाएगा। शंभू सुबह 7 बजे पहुंच गया। दादा उठो, दादा टाइम हो गया, उठो उठो। उसने अरिंदम को उठाया। अरिंदम फटाफट तैयार हुआ, जो भी नाश्ता कर सकता था करा, और ये दोनों निकल गए। अरिंदम इतना रिलीजियस नहीं था, तो जब शंभू ने बात करी कि दादा एक काम करते हैं, पहले मंदिर चलते, मंदिर में माथा टेकेंगे, एक अच्छी शुरुआत होगी, उसके बाद काम पे निकलेंगे। जब शंभू ने बात बोली तो अरिंदम थोड़ा सा ठनक गया कि उसको रिलीजियस चीज़ें नहीं आती थी, वो मंदिर नहीं जाता था, उसको शौक भी नहीं था, तो फिर ऐसा करना। लेकिन उसने सोचा क्योंकि शंभू उसका गाइड है और और लोकल लोगों की मान्यता भी है, तो उसको मान लेना चाहिए। हालांकि जो ये मंदिर था ये थोड़ी सी हाइट पर था, जंगल के अंदर जाके थोड़ी सी हाइक करनी होती थी, उस पे थोड़ा सा एक हिल टाइप का था, उस पे टॉप पे जाके था। तो अरिंदम ने इसका मौका देखते हुए बोला कि ठीक है, रास्ते में जो चीज़ें हमें दिखेंगी, जो जंगल में हमें चीज़ें चाहिए, उसकी फोटोग्राफ लेंगे, उसको उसको लेते हुए काम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। शंभू मान गया। दोनों निकल पड़े और अपना कैमरा लेके, अपना निकॉन लेके उसने चारों तरफ देखना शुरू किया, पैदल पैदल चलना शुरू किया। जो जो उसको फोटोग्राफ मिली वो लेते गए और फिर मंदिर की तरफ चलने लगे। हाइक करते करते मंदिर पहुंचते पहुंचते उनको हो गई दोपहर। भरी दोपहर में वहां पहुंचे। लोग उस वक्त मंदिर में नहीं थे, लेकिन जब वो मंदिर के पास पहुंचे तो ऐसा मंदिर अरिंदम ने पहले कभी देखा नहीं था। मंदिर था बहुत खूबसूरत, लेकिन मंदिर बहुत पक्की तरीके से, ईंटों से वीटों से नहीं बनाया गया था, छप्पर से, लकड़ियों से, उनसे बनाया गया था। और अंदर रखी थी बोन बीबी की एक मूर्ति। बोन बीबी के बारे में आपको बताता चलता हूं। बोन बीबी सुंदरबंस की एक मान्यता के हिसाब से वन की रक्षा करने वाली लड़की है। बोन बीबी का लिटरल ट्रांसलेशन बीबी यानी लड़की, बोन माने वन, जंगल, तो जंगल की लड़की इसका एक लिटरल ट्रांसलेशन है, जो वहां के लोगों के हिसाब से सुंदरबंस की न सिर्फ रक्षा करती है, बल्कि सुंदरबंस से कनेक्टेड उन गांव वालों की, उन लोकल लोगों की, ट्राइबल लोगों की भी रक्षा करती है। बोन बीबी हमेशा से एक वो अच्छी आत्मा रही हैं, या एक एंटिटी रही हैं, जिन्होंने हमेशा सुंदरबन की रक्षा करी है। और इसीलिए वहां के लोकल लोगों ने वो मंदिर बनाया है। और वो जो मूर्ति अंदर रखी थी वो कोई बहुत अच्छे से कार्व्ड बनाई हुई स्कल्पचर नहीं था। किसी ने हाथ से मिट्टी से बोन बीबी की एक मूर्ति बना के, उस पर सिंदूर लगा के, उस पर चीजें लगा के उसको एक मूर्ति बना दिया गया था। और ये मान्यता लोगों की इतनी स्ट्रांग थी कि कोई भी काम करने से पहले वहां के लोग उस मंदिर में आके मत्था टेकते थे और चढ़ावा चढ़ाते थे। जब अरिंदम वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मूर्ति के आसपास चढ़ावा भी रखा है। और क्योंकि वो गांव, वो सुंदरबन जो है वो हुगली के पास है, तो वहां ज्यादातर जो लोग खाते हैं वो फिश है, हुगली से लेते हैं, उनका कारोबार भी वही है आज भी। तो वहां ज्यादातर जो चढ़ावा था वो फिश थी, या कुछ पत्ते चढ़ाए हुए थे, या कुछ लोगों ने खाना बनाकर चढ़ाया हुआ था, तो वो चढ़ावा वहां रखा हुआ था। शंभू ने बोला मैं अंदर माथा टेकने जा रहा हूं, आप भी आ जाओ। उसने बोला ठीक है तुम जाओ, मैं अभी कुछ फोटोग्राफी कर रहा हूं, मैं आता हूं। अरिंदम ने ये मौका अच्छा सोचा और सोचा कि मंदिर के आसपास की सारी फोटोग्राफी कर ली जाए।
उसको मंदिर बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो उसने अपना निकॉन निकाल के उसमें व्यू फाउंडर में करके उसने फोटो क्लिक करने शुरू किए। पहले एक फोटो क्लिक करा, फिर थोड़ा मूव किया, फिर दूसरा फोटो क्लिक करा, फिर दूसरी तरफ आया, फिर फोटो क्लिक किया, फिर एक तरफ गया। और अब उसको एक ऐसा शॉट चाहिए था कि वो मंदिर के सामने खड़ा हो, सामने अंदर जो बोन बीबी की मूर्ति रखी है वो, और पूरा मंदिर उसका एक फ्रेम में आ जाए। तो वो मंदिर के सामने बिल्कुल आया और उस फ्रेम को एडजस्ट करने के लिए अपने कैमरा में देख के हल्के 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 पीछे होने लगा कि वो पूरा फ्रेम उसके कैमरे में आ जाए। जैसे उसे पीछे हो रहा था, उसका ध्यान नहीं गया, लेकिन उसका पैर किसी चीज पे लड़खड़ाया और किसी चीज से जाके लगा। वो एकदम से लड़खड़ा गया। वो पीछे पलटा तो उसने देखा उसका पैर कुछ हड्डियां पड़ी हैं उस पर लड़खड़ाया था और किसी एक मट्टी के मोल्ड पे जाके टकरा गया है। एक माउंड सा बना हुआ है मिट्टी का, उस पर जाके टकराया और उस माउंड में से हल्का सा राइट हैंड साइड से मट्टी हट गई है। तो एकदम से घबरा गया। उसने शंभू की तरफ देखा। अभी तक शंभू मूर्ति की तरफ देख के पूजा ही कर रहा था। उसको लगा था कि ये लोकल लोगों का कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसने कुछ गड़बड़ कर दी है, इससे पहले कि शंभू आए उसको ठीक कर देता हूं। वो अपने हाथ से मिट्टी लेके उस पर लगाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी नजर पड़ी। उस मिट्टी के माउंड के अंदर कुछ और था। एक ग्रेनाइट का कुछ स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था। तो क्यूरियोसिटी जागी। उसने मिट्टी हटा के और चेक किया तो देखा कि अंदर कोई स्कल्पचर है, वो भी ग्रेनाइट का, और जरा सा हाथ लगाने पर साफ हो रहा है, चमक रहा है। उसकी क्यूरियोसिटी और जागी। उसने सारी माउंड की मिट्टी हटा दी और एक 6-7 इंच का स्कल्पचर उसमें से निकला। ऐसा स्कल्पचर उसने पहले देखा नहीं था। बड़ा खूबसूरत पर वियर्ड। उसका मुंह टाइगर का था और धड़ और पैर और हाथ बिल्कुल इंसान के जैसे। बड़ा अजीब लगा उसको, लेकिन देखने में बड़ा खूबसूरत था। और एक अजीब बात थी, उसकी आंखें किसी एक मटेरियल से, जैसे मिट्टी हो सख्त वाली या पीओपी हो, उससे ढक के सील कर रखी थी। उसकी वो क्यूरियोसिटी ये थी कि उसको पूरा स्कल्पचर अच्छे से देखना है। तो वो अपने हाथ से खुरचने लगा और अजीब तरीके से कर रहा था, जैसे उसके माइंड में कोई एक आवाज चल रही हो कि ये सब चीजें करनी है। उसने शंभू की तरफ देखा। शंभू आने वाला था। इधर उसका माइंड ये कह रहा था कि इसको वापस रख दें या अपने साथ लेके जाएं। अंदर अंदर उसकी एक आवाज आ रही थी कि उसको ये अपने साथ लेके जानी चाहिए। हालांकि एक आवाज ये कह रही थी कि नहीं, ऐसी कोई मूर्ति मिलेगी आप क्यों लेके जाओगे। पर एक आवाज बहुत डोमिनेंट हो रही थी, तुझे अपने साथ लेके जानी है, अपने साथ लेके जानी है। उसने फटाफट आंखों से जो वो मट्टी या वो भी लगा था वो पूरा साफ किया और शंभू के आने से पहले अपने कैमरे बैग में उसको रख लिया। उसने देखा कि शंभू अब वापस आ रहा है, तो उसने शंभू को थोड़ा शंभू से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए अपना जो निकॉन का कैमरा था वो भी बैग में पैक करना शुरू कर दिया और बैग सील कर दिया और एकदम से खड़ा हो गया और अपना जो डिजिटल कैमरा था वो निकाल लिया। शंभू ने पूछा कि सर आप माथा नहीं टेकोगे। अरे नहीं नहीं यार, वो मैंने टेक लिया, बस चलते हैं हम यहाँ से। शंभू को नहीं पता था कि वहां जो स्कल्पचर उसको मिला था वो अब अरिंदम के बैग में था। सामान पैक करके दोनों वहां से निकले। अब अरिंदम के हाथ में उसका डिजिटल कैमरा था, निकॉन का कैमरा बैग में था, बैग उसके कंधे पे था। लाइट बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, इसलिए अब जो नेक्स्ट जगह जाना था उनको वो थी जंगल की बफर एरिया की एक क्रीक। वो क्रीक ऐसी थी कि उसमें उनको छोटे मोटे फोटोग्राफ लेने थे और उस क्रीक के एंड पे एक छोटा सा झरना था। झरने के पीछे कुछ एक पेड़ का एक स्ट्रक्चर था और थोड़ा सा ऊपर चढ़ते तो मेन सुंदरबन घना जंगल शुरू हो जाता था। तो उस दिन ये डिसाइड हुआ था, क्योंकि वो पहला दिन था, तो क्रीक पे जाके जो भी जानवर दिखेंगे या जो भी होगा उसका फोटोग्राफ वो लेंगे। लो लाइट में हल्की सी मून लाइट, मून पूरा नहीं था बट हल्की हल्की मून लाइट थी, उसमें फोटो लेंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे। वो क्रीक में खड़े हुए, शंभू पीछे था, अरिंदम आगे था और अरिंदम अपना डिजिटल कैमरा लेके चारों तरफ देख रहा था। कुछ हिरन दिखे, कुछ उनका फोटोग्राफ लिया, कुछ एक पेड़ अच्छा लगा उसका फोटोग्राफ लिया, सामने झरना था उसका फोटोग्राफ लिया, और बाकी जगह पर देख ही रहा था कि कहाँ का फोटोग्राफ ले सकता है। और बिल्कुल खामोशी तो दोनों खड़े थे कि अचानक अरिंदम को खुरचने की आवाज आई,
जैसे कोई नाखूनों से पेड़ पे खुरच रहा हो, इस तरह की आवाज आई। लेकिन वो क्रीक इतनी घनी थी कि आवाज गूंज रही थी। उसने चारों तरफ देखा कि कहां से आवाज आ रही है, उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर आई आवाज, फिर उसने चारों तरफ देखा। उसका अंदाजा था कि शायद झरने के आसपास इस एरिया में से आ रही है, लेकिन उसके सही से समझ नहीं आ रहा था। इतने शंभू ने बोला, साहब जी जाने का वक्त हो गया है, चलो। तो उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने डिजिटल कैमरा निकाला। उस वक्त के डिजिटल कैमरा एक बर्स्ट में 2 फोटोग्राफ खींचा करते थे। उसने एक बर्स्ट यहां खींचा, एक बर्स्ट यहां खींचा, एक बर्स्ट यहां खींचा, एक बर्स्ट ऐसे खींचा, एक बर्स्ट ऐसे खींचा और चला गया। उसको नहीं समझ में आया उसने अभी क्या लिया था। डिजिटल कैमरा में फोकस भी ऑटो होता था और जल्दी फोटो क्लिक हो जाते थे, और फोटो लेने की कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी। इसलिए वो जितने भी उसने फोटो लिए वो लेके वहां से निकल गए। रात में अपने कमरे में बैठकर उसने डिसाइड किया कि उस दिन जो उसने फोटोग्राफ्स लिए हैं डिजिटल कैमरा में, उसको देख ले कि किस किस तरह के फोटोग्राफ आए हैं। शायद उसको कुछ अच्छा दिख जाए जिसको वो अपने अपने उसमें रख लेगा कि ये यूज़ हो सकता है। वो सब चीज़ें करके वो सोचने लगा। उसने अपना डिजिटल कैमरा उठाया। लैपटॉप उसके पास था नहीं, कोई मशीन वहाँ पर थी नहीं, और उस इलाके में लाइट वैसी भी नहीं आती थी, क्योंकि इतना पुराना बात थी और इतना पुराना लॉज था कि लाइट की कोई ज़्यादा व्यवस्था थी नहीं। कभी भी आती थी, कभी भी चली जाती थी। तो वो अपना डिजिटल कैमरा लेके बैठा हुआ था, और उसमें एक एक करके जो उसने फोटोग्राफ लिए थे, वो एक उसमें एक लिवर होता था, जैसे घुमाते जाएंगे आप तो आप फोटोग्राफ आपके आगे आते जाएंगे। और ऐसे घुमा घुमा के फोटोग्राफ देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक फ़ोटो पे पड़ी, जो उसने क्रीक पे खड़े होकर लिया था, झरने की तरफ देखकर। झरना है, झरने के पीछे के जो पेड़ हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन पेड़ों के बीच में उसको एक साया सा नज़र आ रहा है। वो साया क्या है या कौन है उस फोटो में पता नहीं लग रहा है। वो थोड़ा फोटो को जूम करने की कोशिश करता है उसी छोटी सी स्क्रीन पे, और जूम करता है और जूम करता है। जितना उस कैमरे में जूम हो सकता था उसने जूम किया, लेकिन उसके समझ नहीं आया कि ये क्या है। फिर उसने फोटो आगे पीछे किए, तो ऐसे 2 फोटोग्राफ थे जो शायद एक बर्स्ट में उसने लिए थे, जिसमें वो साया नजर आ रहा था। इसका मतलब कैमरे की कोई गलती तो थी नहीं, कुछ या कोई वहां पर था जो तब नजर आया जब उसको वो खुरचने की आवाज आई थी। ये देखकर थोड़ा सा वो अजीब सा हो गया, थोड़ा डर उसके मन में बैठ गया था। लेकिन उसको अपने मन का वहम सोच के उसने अपना डिजिटल कैमरा बंद किया, साइड में रखा और लेटने चला गया। सोते सोते अचानक बीच रात में उसकी आंख खोली। शायद कोई सपना देखा था, सांस फूल रहा था, पसीने में दर्द था बिल्कुल। पसीना साफ किया, उसके समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। उसको शायद सपना ठीक से याद भी नहीं था, लेकिन कुछ तो था जिससे वो इतना डर के उठा था। कमरा अजीब सा, कमरे में घुटन सी थी, चारों तरफ से बंद कर रखा था, खिड़की बंद थी, दरवाजे बंद थे, तो एक अजीब सी डैम्पनेस पूरे कमरे में आ गई थी, घुटन सी हो रही थी। वो फटफट उठा, सांस लेने के लिए उसने जो पीछे का दरवाजा था, जो एक छोटे से बरामदे में खुलता था, वो खोला और बरामदे में जाके खड़ा हो गया। वहाँ एक ठंडी सांस आई उसको, जंगल की खुली सांस। तो उसने वहाँ सांस में सांस आई। उसने वहीं खड़े खड़े सिगरेट जलाई और थोड़ा अपने आप को काम डाउन करने के लिए सिगरेट पीने लगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि उस कमरे की बरामदे से आगे हल्का सा एक ग्रीन पैच था, जिसके आगे एक रोड था जो विलेज को जा रहा था, और उसके दूसरी साइड से जंगल शुरू हो जाता था। और क्योंकि मून फुल मून की तरफ जा रहा था, अभी फुल मून नहीं था, लेकिन रोशनी मून की हल्की हल्की जंगल पे पड़ रही थी। तो जब ये वहां खड़े होकर सिगरेट पी रहा था और जंगल की तरफ देख रहा था, इसको फिर से वही आवाज आई थी। ये फिर से थोड़ा सा हिल गया कि ये आवाज अब इसको यहां पर भी आ रही है। वो चारों तरफ देखने लगा, कुछ उसके समझ नहीं आया। उसके पसीने और निकलने लगे थे, उसका हाथ कांपने लगे थे। वो थोड़ा सा ऐसे करके देखने की कोशिश कर रहा था कि कहां से आवाज आ रही है, कि उसको उस रोड के उस साइड जहां से जंगल शुरू होता था, 2 पेड़ों के बीच
वही साया फिर से नजर आया। क्योंकि पेड़ों के बीच में था तो उसने देखने के लिए अपने आप को ऐसे किया, फिर ऐसे किया। उसकी हालत तब खराब हुई जब उसने ऐसे और ऐसे किया तो वो साया भी उसके साथ ऐसे और ऐसे हुआ था। वो एकदम घबरा गया, उसके हाथ से सिगरेट छूटी और वो अंदर आ गया और अपने बेड पे बैठ गया दरवाजा बंद करके। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। पहले वो आवाज, फिर वो साया एक साथ उसको दिखे थे, एक ही दिन में 2 बार। उसके गला सूख गया था उसका। जैसे तैसे उसने ग्लास में, स्टील के ग्लास में पानी डाल के पानी पिया और बेड पे लेट गया, ये सोच के कि हो सकता है कि इसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं और इसका जो काम का प्रेशर है या जंगल की जो एक अजीब सी वहशत होती है उस वजह से उसको ये नजर आ रहा है। और उसने फिर सोने की कोशिश करी, जैसे तैसे करके उसको नींद आई। अगले दिन सुबह, तीसरा दिन था, वो दिन आखिरी दिन होना था इसका जंगल में। तो उस दिन ये डिसाइड हुआ था कि इसको कुछ ना कुछ करके टाइगर के या उसके फोटोग्राफ्स चाहिए ही चाहिए। और क्योंकि वो फुल मून नाइट थी तो ये भी डिसाइड हुआ था कि इसको हुगली रिवर के आसपास के फोटोग्राफ चाहिए ताकि उनका यूज़ हो सके। फुल मून नाइट में रिवर साइड पे फोटोग्राफी करने के लिए उसको बहुत अच्छे शॉट मिलने वाले थे। तो दिन में ज़्यादा काम नहीं था, इसने शंभू को लेट इवनिंग बुलाया था ताकि जब अंधेरा हो जाए और फुल मून जो है वो अपने बिल्कुल पीक पे हो तब जाके ये वहाँ पर फोटोग्राफी कर सके। और रात का प्लान ये था कि मचान पे बैठ के कुछ फोटोग्राफ वहाँ से निकालेंगे। पूरी रात का ये सिलसिला था, प्लान ये था। दिन में ये निकला, थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करी, खाना वाना किया। दिन में जैसे टाइम बीता, कुछ करने को ज़्यादा था नहीं, शंभू का वेट करने लगा। शंभू को आना था तकरीबन 7, साढ़े 7 बजे, लेकिन शंभू हो गया लेट। अब क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत रेस्टलेस था और बहुत प्रेशर था और इसको जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म भी करना था, तो इसने निमाई से बोला कि मैं हुगली की तरफ, रिवर बैंक की तरफ जा रहा हूँ, तुम जब शंभू आए उसको बोल देना मैं वहाँ जा रहा हूँ, वो आ जाएगा। अब एक सिटी बॉय होने के नाते इसके दिल में उन सब इंसिडेंट का एक छोटा डर भी था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका लॉजिकल माइंड उन सब चीज़ों को डिस्कार्ड कर रहा था कि नहीं ठीक है, ये सब चीज़ें मन का भ्रम होती हैं। इसीलिए ये अपना निकॉन का कैमरा लेके चल पड़ा। पूरा तैयारी से जा रहा था कि हुगली पर जाएगा। जानवर अक्सर रात में पानी पीने आते हैं या कुछ वहाँ नदी किनारे आते हैं तो उनके फोटोग्राफ लेगा, नहीं तो मून लाइट में जंगल के फोटोग्राफ लेगा और अपनी स्टोरी बनाएगा। ये हुगली पर पहुंचा, उस रिवर बैंक पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। उस वक्त वो रिवर बैंक कोई पक्का सीमेंटेड नहीं था, कच्ची मिट्टी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लिप होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है कि सामने कुछ दूरी पर इसको एक लड़की नजर आई। हालांकि मूनलाइट में सिर्फ उसका सिल्हूट दिख रहा था, पर यह साफ था कि एक लड़की है जो गांव का जो अटायर था वो पहनी हुई है। तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा क्यूरियोसिटी में कि लड़की इस वक्त रात के इतनी देर यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि गांव वाले तो अक्सर इस वक्त घर में अपने चले जाते हैं और गांव की औरतों को रात में नदी पे आना अलाउड भी नहीं है। तो इस वक्त क्या कर रही है? थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो देखा कि लड़की के कपड़े कुछ अजीब तरीके से उसकी बॉडी पे चिपके हुए हैं। जब इसने गौर से देखा तब इसको समझ में आया कि वो कपड़े पूरे भीगे हुए हैं और कपड़ों से साइड साइड में पानी टपक रहा है। यहां तक कि उसके बाल भी खुले हुए हैं और बालों में से भी पानी टपक रहा है। अभी वो इसकी तरफ पीट करके खड़ी है। ये थोड़ा और आगे जाने के लिए सोच रहा था कि इसने सोचा कि अपने कैमरे में देखता हूं, थोड़ा जूम करके अच्छे सा नजर आएगा। इसने कैमरा के व्यू फाइंडर को अपनी आंख पर रखा और हल्का सा जूम करके इसने फोटो खींचनी चाहिए। नेचुरली इसका हाथ फोटो के क्लिक करने के बटन पे गया और हल्के से फोटो क्लिक पे हो गया। फोटो खींचना ही था कि अचानक उसकी आवाज आई, जो फोटो खींचने से जस्ट पहले आती है। वो आवाज उस वक्त उस घने खामोश जंगल में इतनी लाउड सी लगी कि उसने व्यू फाइंडर में जो देखा उसके होश उड़ गए थे।
जब वो आवाज़ आई तो वो लड़की अचानक उसकी तरफ पलटी थी और व्यू फाउंडर में उसने कुछ अजीब सा देखा था। उसके व्यू फाउंडर में उसने लड़की को देखा, उसका चेहरा देखा, लेकिन वो चेहरा एक नॉर्मल चेहरा नहीं था। वो चेहरा ऐसा था जैसे उसकी खाल पिघल रही है, एक मेल्टिंग फेस जैसा, अजीब सा, कि उसकी यहाँ हाथ लगाओ तो उसकी खाल हाथ में आ जाए, जैसे अजीब सा गल रहा हो उसका फेस। एकदम से घबरा सा गया। फिर उसने दोबारा से व्यू फाइंडर में देखा तो लड़की वहां से गायब थी। फिर पीछे से अचानक से आवाज आती है, दादा दादा। शंभू टॉर्च लेके भागता हुआ आ रहा है इसकी तरफ। अरिंदम अपनी जगह बिल्कुल फ्रोजन है। उसने जो अपने कैमरे के व्यू फाइंडर में देखा था वो सच था या उसके दिमाग की कोई अजीब सी हेलुसिनेशन थी? उसको ये सब चीजें कैसे दिख रही थी और क्यों, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके। जब शंभू वहां पहुंचा, शंभू अभी मैंने वहां किसी को देखा है। दादा किसको? वहां एक लड़की को देखा शंभू मैंने। आपने वहां लड़की को देखा? दादा मुझे लगता है आपने उसको देखा। उसको? हाँ, यहाँ का गांव वाला बोलता है एक लड़की है जो किसी किसी को दिखता है। लेकिन दादा एक मान्यता और है। वो कहते हैं कि अगर कोई उस लड़की को देख लेना तो वो अपशगुन होता है। इसलिए आज का जो बाकी काम है वो छोड़ते हैं ना दादा, कल करते हैं ना। नहीं 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 शंभू, आज ही करना है। अरिंदम चाहकर भी उस काम को टाल नहीं सकता था, क्योंकि आइडियली उसको अगले दिन शाम तक वहां से निकलना था और अपनी स्टोरी पूरी करनी थी। वो फोटोग्राफ्स डेवलप करवाने थे और न्यूज़पेपर को देख के पब्लिश करानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट था ये न्यूज़पेपर के लिए और उससे ज़्यादा अरिंदम के लिए। तो कुछ भी हो जाए, कितना भी अरिंदम अंदर से डरा हुआ हो, उसको आज रात को वो काम पूरा करना ही है। तो अरिंदम के जिद करने पर शंभू और वो टॉर्च लेकर जंगल के और अंदर की तरफ चल पड़े। शंभू ने बताया कि अंदर जाकर एक मचान उसने बनवाया है, उसके ऊपर जाके बैठेंगे, क्योंकि वो जंगल के थोड़ा सा घने जंगल के बीच में है, तो कोई ना कोई जानवर आपको वहां पे रात में दिख जाएगा। हो सकता है टाइगर भी दिख जाए, क्योंकि उस इलाके में उसको कहा गया है कि कुछ लोगों ने देखा है, कुछ उसका मूवमेंट है। लेकिन मचान पे बैठने के कुछ रूल्स होते हैं। मचान पे बैठने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है वो ये कि जब आप एक पोजीशन पे मचान पे बैठ गए एक किसी एनिमल को स्पॉट करने के लिए या फोटोग्राफी करने के लिए, तो आप हिल नहीं सकते, क्योंकि आपके ज़रा सा मूवमेंट किसी भी एनिमल को सतर्क कर सकता है और आपके हाथ से वो निकल जाएगा, आप उसका फोटोग्राफ नहीं ले पाएंगे। तो अगर एक पोजीशन में बैठे हैं तो घंटों उसी पोजीशन में बैठना होता है। शंभू वहां चलते हुए उसको सारे रूल समझा रहा था कि देखो दादा, आप जब बैठोगे अपना कैमरा टिका लेना, खुद बैठे रहना, मैं आपसे पीठ टिका के बैठूंगा, मैं पीछे की तरफ नजर रखूंगा, आप इस तरफ नजर रखना। ये सब बातें हो रही हैं, इतने में मचान आ गया। मचान एक मैंग्रोव पेड़ पे ऊपर की साइड बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे लगा रखा था, ताकि थोड़ा सा ऊपर से व्यू मिले और नीचे से चारों तरफ वो एरिया कवर हो सके, दिख सके। वो दोनों जाके मचान पे बैठ गए। मूनलाइट अपने शबाब पे थी, यानी कि छन छन के पेड़ों के बीच में से जितनी मूनलाइट आ रही थी उसमें कुछ 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 देखा जा सकता था। उसके ऊपर इनके पास थी एक सर्च लाइट, जिससे आइडिया यह था कि अगर कुछ मूवमेंट नजर आया तो सर्च लाइट डाल के देखेंगे, और क्योंकि एनिमल्स की आंखें चमकती हैं रात में, अगर कोई लाइट डाली जाए तो कुछ जो एनिमल आएगा वो दिख जाएगा। ये दोनों मचान पे बैठे, जंगल की तरफ अरिंदम ने फेस किया। अपना कैमरा जो मचान की बाउंड्री थी, एक लकड़ी ऐसे और ऐसे लगा रखी थी, एक नीचे वाली लकड़ी पे टिकाया और अपनी एक पोजीशन में बैठ गया। शंभू उससे पीठ लगा के इधर वॉच करते हुए अपनी टॉर्च हाथ में लेके बैठा। सर्च लाइट अरिंदम के हाथ में, टॉर्च शंभू के हाथ में। अरिंदम वहां बैठा है और बहुत देर तक इंतजार करते रहे। दोनों वहां बैठे रहे, इंतजार करते रहे, बैठे रहे, इंतजार करते रहे, और इंतजार करते करते शायद 2-2.5 घंटे बीत चुके थे। अब
बिल्कुल सन्नाटा था। ना तो वो ज़्यादा मूव कर सकते थे और ना ही कुछ और कर सकते थे, बस इंतज़ार। हालांकि बैठे बैठे नींद भी आने लगी थी, थोड़ा ऊँघने लगे थे, पर नहीं हो सकता। आइडिया ये था कि किसी को कुछ भी नज़र आएगा तो ऐसे कोनी मार के बताएगा, बात नहीं करेंगे। कि अचानक जब अरिंदम सामने लाइट मार रहा था तो उसको दो आंखें चमकती नजर आई। वहीं थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ से लगी हुई, जैसे पेड़ के पीछे एक जानवर खड़ा हो और वहां से झांक के इनकी तरफ देख रहा हो। वो एकदम से खुश हो गया कि कुछ नजर आया। उसने सर्च लाइट नीचे रख दी। आंखें फिर भी चमकती नहीं। ये थोड़ा अजीब था, पर इसको इस वक्त फोटोग्राफ का ज़्यादा फिक्र था, तो वो फोटोग्राफ अपने कैमरा में व्यू फाउंडर में देख के उसके फ़ोटो लेने की कोशिश करने लगा। तो फोटो थोड़ा सा अपर्चर एडजस्ट करने लगा, कुछ करने लगा, तो अचानक उसने देखा कि वो दो आंखें अपने आप ऐसे उठनी शुरू हुई, जैसे या तो कोई हवा में उड़ रहा है या फिर कोई इतना लंबा हो रहा है कि वो आंखें अपने आप नीचे से आहिस्ता 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 अरिंदम के देखते 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 बिल्कुल उनके मचान के लेवल पे आ गई थी। अरिंदम हाथ में कैमरा पकड़े वहीं फ्रीज हो गया। उसके ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो आंखें आखिर इतना ऊपर कैसे जा सकती हैं। और इसके साथ साथ उसको आवाज फिर से आई, अरिंदम के हाथ कांपने लगे थे। अरिंदम का कैमरा छूटने वाला था। उसकी हलक सूख चुका था, आवाज निकल नहीं पा रही थी उससे। वो आंखें देखते देखते अचानक गायब हो गई। जब वो गायब हुई तो उसकी सांस में सांस आई। उसने ऐसे करके शंभू को वो किया। अरिंदम की आंखें भी अजीब सी हो गई थी। खोले खोले उसकी आंखें भी अजीब सी धुंधला सी रही थी। वो शंभू को 2-3 बार ऐसे किया, पर शंभू ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो शंभू की तरफ पीछे करके मुड़ा तो जो उसने देखा वो वहीं बेहोश हो गया। अरिंदम ने देखा कि एक टाइगर का शेर, टाइगर का मुंह, एक टाइगर का मुंह, शंभू की जगह एक टाइगर का मुंह था। वो मुंह मुड़ रहा था, ऐसे ऐसे मुड़ रहा था। अरिंदम के मुंह से चीख निकली और वो वहीं बेहोश हो गया। उसके सामने एक टाइगर का मुंह अचानक ऐसे मुड़ रहा था शंभू की जगह, और बहुत जोर से चीख कर अरिंदम वहीं बेहोश हो गया। बहुत देर अरिंदम बेहोश रहा। जब उसकी आंखें खुली तो सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। हल्की हल्की आंखें खुल रही थी। बस उसको एक आवाज आई, दादा, दादा शंभू, दादा शंभू, आप ठीक हो ना? आप यही रहना, मैं निमाई को बुला के लाता हूं। मैं कहीं नहीं गया दादा, मैं आपके साथ हूं। शंभू ऐसी हालत में भी उसको मचान में छोड़ के भागा नहीं, गया नहीं। उसके होश में आने का वेट करने लगा। जब अरिंदम हल्का हल्का होश में आया तो वहां से भागा। हल्का हल्का रोशनी भी होनी शुरू हो गई थी। भाग के गेस्ट हाउस गया, लॉज से निमाई को बुला के लाया। दोनों मचान पे चढ़े और आधी बेहोशी हालत के अरिंदम को आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतार के लाए और अपने कंधों पे डालकर सीधा गांव के वैद्य के पास ले गए। ऐसे गांव में जो वैद्य होते हैं वो अक्सर बहुत सारे कामों के लिए जाने जाते हैं। ये वैद्य जी भी बहुत सारे काम ऐसे किया करते थे। किसी को बीमारी हो जाए तो जड़ी बूटी से इलाज करते थे। किसी पे गांव के हिसाब से भूत पिशाच चढ़ जाए तो उसका इलाज भी किया करते थे। वो वैद्य जी के यहाँ ले जाके उनको उनकी खटिया पे अरिंदम को लिटा दिया। उन्होंने थोड़ी देर अरिंदम को देखा, उसकी आंखें खोल के देखी, उसकी नब्ज देखी, उसकी नब्ज यहाँ से चेक करी, और फिर अरिंदम को कोई एक दवाई पिलाई, किसी चीज़ में कूट के कोई दवाई मुंह में डाली। उसके कुछ देर बाद अरिंदम को हल्का हल्का होश आया, पहले से बेहतर। तब उसने देखा कि निमाई और शंभू वहीं खड़े हैं और साथ में एक बूढ़े आदमी हैं जिनको निमाई और शंभू जो हैं वैद्य जी बुला रहे हैं। शंभू ये देखकर बड़ा खुश हो गया। हाँ दादा, आप ठीक हो ना?
दादा वैद्य जी ने आपको ठीक कर दिया। वैद्य जी हालांकि अरिंदम की तरफ एकटक देखे चले जा रहे थे। उन्होंने शंभू और निमाई से बोला कि तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे बाबू से कुछ अलग बात करनी है। जब वो दोनों बाहर चले गए तो वैद्य जी ने अरिंदम से साफ सवाल किया, बाबू आप मुझे ये बताओ आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि आपके शंभू ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि आप फोटोग्राफी करते हो, आप कुछ दिन पहले आए और उस दिन जब आप नदी के किनारे कुछ फोटोग्राफी कर रहे थे तो आपने कोई लड़की देखी, ऐसा हुआ था? कुछ और भी है जो आप मुझे बताना चाहते हो? तो अरिंदम ने सारी कहानी उसको बताई। वो फोटोग्राफी करता है, वहाँ पे बोन बेबी का वो मंदिर है तो उसकी फोटोग्राफी करी, फिर वो लड़की नजर आई, उसको आवाज़ सुनाई दी, वो सब बताया। लेकिन वैद्य जी ने फिर पूछा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपने कोई चीज़ ऐसी ली है जो आपको नहीं लेनी चाहिए थी? तब उसको एकदम से दिमाग में आया वो स्कल्पचर जो उसने बोन बीबी के मंदिर के सामने से उठाया था, ग्रेनाइट का। तब उसने एकदम से हाथ उठा के ऐसे बैग बैग में है ऐसे करके करा, और वो इतना वीक था कि वो फिर से आधी बेहोशी हालत में वहाँ पर लेट गया। वैद्य जी ने उसके बैग खोल के वो स्कल्पचर निकाला, उसकी तरफ देखा और फिर वो स्कल्पचर अपने पास रख लिया। जब उसको दोबारा से होश आया तब वो बिल्कुल ठीक था, और मिराक्युलसली ना तो उसको कोई बुखार आया, ना उसको कोई इंजरी फील हो रही थी, ना उसका हेड हैवी लग रहा था, पहले से बहुत बेहतर और लाइट लग रहा था। वो खुश हुआ। अब उसको लगा कि मैं अब जो हूँ बेहतर हूँ, अब मैं अपने वापस कैलकाटा जा सकता हूँ। तो सबसे पहले उसने क्या किया, क्योंकि ऑलरेडी इस जो 3 दिन का ट्रिप था वो 5 दिन का ऑलरेडी हो चुका था, वो 1-2 दिन बेहोश रहा, जब उसके बाद उसको होश आया था तो सबसे पहले वो गया लॉज। वहाँ से जो वहाँ के ऑफिशियल वहाँ वो था, टेलीफोन था, लैंडलाइन था, वहाँ से अपने बॉस को अपने न्यूज़पेपर में फ़ोन किया, उसको बताया कि मैं ठीक हूँ, मैं आपको कोई खबर नहीं दे पाया क्योंकि यहाँ सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी स्टोरी तैयार हो गई है, फोटोग्राफ तैयार है, आप किसी और को मत दो ना, मैं आ रहा हूँ, मैं ही फाइल करूँगा स्टोरी। ये कह के वो अपना सामान पैक करने लगा। जब वो अपना सामान पैक कर रहा था तो उसने शंभू से बोला कि जाने से पहले वो एक बार वैद्य जी से मिलना चाहता है। शंभू ने बोला ठीक है। शंभू उसको वैद्य जी के पास ले गया। वैद्य जी के पास बैठ के अरिंदम ने वैद्य जी से पूछा, आपको कैसे पता था कि मैंने कुछ उठाया है? तब वैद्य जी ने पूरी कहानी बताई। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपको सारी चीज़ें जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो लड़की जो आपने वहाँ पर नदी किनारे देखी थी वो कौन थी। वो थी चंपा। चंपा कहा जाता है कि कई साल पहले चंपा उसी गांव में रहती थी, जिसको बड़ा शौक था पौधे लगाने का, पेड़ों की सेवा करने का, जंगल में घूमने का, अकेली घूमने निकल जाया करती थी। वो कहती थी कि बॉन बीबी मेरी रक्षा कर रही है, वो ऐसे ही निकल जाती थी। वहाँ के लोगों की मान्यता ये भी थी कि अगर आप ऐसे ही कहीं भटक जाओगे तो उस गांव का एक राक्षस भी है, दक्षिण राय, जिसके कुछ जो बुरे चीज़ें हैं, डीमंस कह सकते हैं, वो लोगों पे कब्जा कर लेते थे, जिसकी वजह से या तो लोग बीमार हो जाते थे, कभी कभी मर भी जाते थे, या अजीब अजीब हरकतें करने लगते थे। चंपा के साथ भी कुछ दिन बाद यही हुआ था। कुछ दिन बाद अचानक चंपा जो है अजीब से बिहेव करने लगी थी। अपना मुंह खुजाती रहती थी बैठा हुआ, अपने हाथ खुजाती रहती थी बैठी हुई, और इतना खुजाती थी कि खून निकल जाता था। वैद्य जी ने बहुत इलाज किया, जड़ी बूटी से किया, वो सब नहीं हुआ। फिर वैद्य जी ने ये बताया गांव वालों को कि इसके ऊपर दक्षिण राय का कुछ असर है, इसलिए चंपा का उस जमाने के हिसाब से जो एक्सॉर्सिज्म था वो करना जरूरी था। और उसका तरीका ये था कि उसकी जिसकी भी आत्मा है, जो भी चीज़ उसके अंदर थी, उसको निकालने के लिए दक्षिण राय की एक छोटी सी मूर्ति बनाई जाएगी ग्रेनाइट पे, और उसकी आंखें सील कर दी जाएंगी और उसको रखा जाएगा बोन बीबी के सामने, क्योंकि मान्यता ये है कि बोन बीबी
सुंदरबन की रक्षा दक्षिण राय और उसके डीमंस से कभी करती है, वहां के लोगों की मान्यता है। तो वैद्य जी ने वही किया, चंपा को अपने घर में रख के उसके ऊपर मंत्र पढ़े और दक्षिण राय की एक छोटी सी मूर्ति ग्रेनाइट की बनाई गई और उसके बाद उसको बोन बीबी के मंदिर में ऐसी जगह लगाया गया जहां से डायरेक्टली बोन बीबी की मूर्ति की नजर उस छोटे स्कल्पचर पे पड़े और उसको और सुरक्षित करने के लिए मिट्टी के एक माउंड में अंदर कैद कर दिया गया। जो मूर्ति अरिंदम को मिली थी वो दक्षिण राय की थी, जिसमें मुंह टाइगर का और बाकी इंसान का। और लेकिन चंपा पे इस चीज़ का शायद ज़्यादा असर हुआ नहीं, चंपा की मौत हो गई थी। चंपा कहते हैं कि वहाँ से भागी और नदी में कूदी और नदी में कूद के डूब के उसकी जान चली गई थी। शायद चंपा को उसने वहीं नदी किनारे देखा था और वो मूर्ति वो दक्षिण राय की थी। जैसे ही उसको दोबारा उस जगह पर लगाया गया वैद्य जी के द्वारा जहां से बोन बीबी उस पर नजर रख सकें, अरिंदम बिल्कुल ठीक हो गया था। ये सब कहानी सुन के अरिंदम जैसे एक सांप सा सूंघ गया था। उसको नहीं अंदाजा था जब वो यहाँ पहली बार आ रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अपने फोटोग्राफ लेके अपनी स्टोरी लेके वो वापस गया। उसने सुंदरबन के ऊपर टाइगर्स के ऊपर स्टोरी भी करी जो अखबार में पब्लिश भी हुई, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो किसी को बता नहीं सकता था क्योंकि शायद इस पर कोई यकीन भी नहीं करता। ये कहानी थी अरिंदम की, सुंदरबंस की, बोन बीबी की। ऐसे कई सारे फोकलोर स्टोरीज के लिए सुनते रहिए डर डायरीज। और अगर ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए देखते रहिए डर डायरीज मेरे यानी अहमद फराज के साथ।